आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज़ ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होती है जब हम हार मान लेते हैं, जबकि सक्सेस को पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा एक बार और ट्राई करने के लिए तैयार रहें। तो चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, कभी निराश मत होइए, हमेशा एक बार और प्रयास करने के लिए तैयार रहिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 सितंबर 2020 और आज के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में, और लास्ट में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे कल का कुछ रिवीजन करके। सबसे पहले एमएसएमई मंत्रालय ने खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी। उड़ीसा सरकार टाटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगी। 7 सितंबर को ब्लू स्काइज के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पियरे गैसली ने F1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता। अनिल जैन ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अकिनवुमी अदेसीना अफ्रीकी विकास बैंक समूह के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। श्रीलंका ने हाल ही में आयोजित बिम्स्टेक बैठक की अध्यक्षता की। लिसा कैम्बेल कैनेडियाई स्पेस एजेंसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी। वियतनाम तीसरे वार्षिक इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम की मेजबानी करेगा। अर्जुन मुंडा जी ने राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने सभी प्रकार के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वोडाफोन और आइडिया ने एक नए ब्रांड आइडेंटिटी VI के तहत खुद को रीब्रांड किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया। तो ये देखते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू जमैका। जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में आर मसाकुई जी को नियुक्त किया गया है जमैका में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में। इसके अलावा जो राज श्रीवास्तव जी हैं, इन्हें अभी हाल ही में रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया में भारत के नए एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया गया है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। उसके अलावा नीना मल्होत्रा भी हाल ही में इटली में भारत के अगले एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुई हैं। और जो शंभू एस कुमारन है, ये अभी रिसेंट में माइक्रोनेशिया और पलाऊ इन 2 देशों में भारत के अगले एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक टर्म है हाई कमिश्नर और एक टर्म है एम्बेसडर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे नियुक्त होते हैं हाई कमिश्नर, और जो नॉन कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे नियुक्त होते हैं एम्बेसडर्स। ओके, तो आर मसाकुई जी अभी प्रेजेंट में रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे में भारत के एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त हैं, और ये जमैका में भारत के अगले हाई कमिश्नर होने वाले हैं। तो जमैका की कैपिटल है किंगस्टन, करेंसी है जमैकन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर हैं जमैका के एंड्रयू होलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री बिकम्स 4th इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर वाहन का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना है? तो अभी हाल ही में इंडिया बना है विश्व का चौथा देश जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। और भारत के अलावा USA, रशिया और चाइना ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी को सक्सेसफुली टेस्ट कर चुकी हैं। तो भारत बना है अब चौथा देश इस लिस्ट में। तो ये जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल है, ये पूरी तरह से इंडिजिनसली डेवलप्ड है, यानी पूरी तरह से स्वदेशी है, भारत में ही बना है। और इसका टेस्ट कंडक्ट कराया गया उड़ीसा के व्हीलर आइलैंड में, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे। तो ये एक तरह का अनमैन्ड यानी मानव रहित स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है, जिसका यूज़ करके जो सैटेलाइट हैं उनको काफ़ी लो कॉस्ट में लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही जो लॉन्ग रेंज वाली क्रूज़ मिसाइल्स होती हैं, हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स, तो उन्हें भी लॉन्च किया जा सकता है इस एयरक्राफ्ट की मदद से। इसकी स्पीड है लगभग माक 6 के बराबर, यानी ये 20 सेकंड में 32.5 किलोमीटर का एल्टीट्यूड प्राप्त कर सकता है। और प्रेजेंट में बात करें तो जो हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स हैं, यही प्रेजेंट में सबसे फास्ट रनिंग मिसाइल हैं। इनकी स्पीड, जो स्पीड ऑफ साउंड है, उससे भी 5 से 6 गुना ज़्यादा है। तो इसका सक्सेसफुली टेस्ट कराया है DRDO ने, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और चेयरमैन है G सतीश रेड्डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वेंकेश गुलाटी को अपॉइंट किया गया है, जो फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन है, यानी फाडा FADA, वहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में। और ये रिप्लेस करेंगे आशीष हर्षराज काले को। तो जो फाडा है यानी फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1964 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे वॉज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया? तो अभी हाल ही में 8 सितंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो हर साल ये दिन मनाया जाता है 8 सितंबर को, और ये मनाया जाता है ताकि जो इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटी है, समुदाय है, और जो सोसाइटीज़ हैं, तो उनके बीच में अवेयरनेस फैलाया जा सके कि जो लिटरेसी है, साक्षरता है, उसका जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो इस साल की थीम रखी गई थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ओके, थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, थीम ज़रूर याद रखिएगा। इस साल की थीम थी लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। और रिवीजन करते हैं अभी तक सितंबर के जो भी इवेंट्स हुए हैं करंट में। तो 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया नेशनल न्यूट्रिशन वीक। 2 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसके लिए थीम रखी गई थी इस साल इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। उसके बाद 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। उसके बाद 7 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज़। और अभी 8 सितंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और इसकी थीम रखी गई है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ चेयर द रिसेंटली हेल्ड G20 एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग। हाल ही में आयोजित G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तभी हाल ही में जो G20 ग्रुप है, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। तो इस साल के अंत में, यानी 2020 के अंत में, सऊदी अरेबिया द्वारा ही होस्ट किया जाएगा जो G20 का लीडर समिट है 2020 का। और उसी समिट के एक पार्ट के तौर पे अभी ऑर्गेनाइज़ कराई गई थी एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो G20 कंट्रीज़ है वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग। और जितने भी इवेंट होने वाले हैं 2020 में G20 के, उसके लिए सऊदी अरेबिया ने थीम रखी है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। ओके, जितने भी इवेंट्स होंगे G20 के लिए, तो सबके लिए कॉमन थीम है रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की गई जो सऊदी अरेबिया के एजुकेशन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हमद अल अशैक, और भारत को रिप्रेजेंट किया वहाँ पे जो भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया वर्चुअली, यानी ये मीटिंग हुई वर्चुअली। और इस मीटिंग में 3 मेन पॉइंट डिस्कस किए गए, जो कि था कि कोविड-19 के क्राइसिस के टाइम पे जो एजुकेशन है उसको कैसे कंटिन्यू रखा जाए। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी जो काफ़ी कम एज में एजुकेशन होती है, उसको कैसे शुरू करवाया जाए। और तीसरा था इंटरनेशनलाइजेशन इन एजुकेशन, यानी जो एजुकेशन है उसको इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ावा देना। इसके अलावा हर देश की जो एजुकेशन है वो सिर्फ उस देश में सीमित न रह के बल्कि पूरे विश्व भर में फैले। तो जो G20 है यानी ग्रुप ऑफ 20, इसमें है 19 कंट्रीज़ और साथ में यूरोपियन यूनियन। तो कौन कौन सी हैं वो 90 कंट्रीज़? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, और साथ में यूरोपियन यूनियन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सारी कंट्रीज़ का नाम ज़रूर याद रखिएगा। और ये मीटिंग की अध्यक्षता की सऊदी अरेबिया ने। तो यहाँ के प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, कैपिटल है रियाद, और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020। किस राज्य ने अपनी नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और विनिर्माण नीति 2020 जारी की है? तो अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट ने वहाँ की नई इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 को रिलीज़ किया है, और इसे जारी किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का आउटपुट है उसको $100 बिलियन तक पहुँचाया जा सके 2025 तक। और उसके बाद इस पॉलिसी के लागू हो जाने के बाद जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपोर्ट करता है, तो उसमें से लगभग 25% यानी 1/4 हिस्सा तमिलनाडु स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा।
और इसमें लगभग 1 लाख पीपल को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें जो जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इस पॉलिसी में वो है चिप डिज़ाइनिंग, पीसीबी डिज़ाइनिंग, मोबाइल हैंडसेट्स, सोलर फोटोवोल्टेइक सेल्स, मोबाइल हैंडसेट और मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एट्सेट्रा। तो तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एडप्पाडी के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित और कैपिटल है चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज्ड रिपोर्ट बाई एनएसओ विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट। एनएसओ द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तभी हाल ही में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने अपनी रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अनुसार जो केरला है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है पूरे भारत में। और उस रिपोर्ट का नाम है हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ 75th राउंड ऑफ नेशनल सैम्पल सर्वे। ओके, और इस सर्वे में स्टेट वाइज डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई, मतलब किस स्टेट में कितना लिटरेसी रेट है। जो 2017 से जुलाई के लेके 2018 के जून तक के बीच में जो भी स्टेट का लिटरेसी रेट है अलग अलग स्टेट्स का, तो उन सभी का डिटेल्स दिया गया इस सर्वे में। और इसी सर्वे के अकॉर्डिंग जो केरला है, केरला में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है पूरे भारत में। और जो केरला का लिटरेसी रेट है वो है 96.2%, यानी केरला के 96.2% जो पर्सन है वो लिटरेट हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश इस लिस्ट में सबसे नीचे रहा, यानी सबसे कम लिटरेसी रेट है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट रहा 66.4%। उसके बाद सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट में बात करें तो केरला के बाद दूसरे नंबर पे है दिल्ली, यहाँ पे लिटरेसी रेट रहा 88.7%। उसके बाद तीसरे पे उत्तराखंड 87.6% के साथ, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 86.6% और पाँचवें में रहा असम 85.9% के साथ। और पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो था 77.7%। उसके बाद अगर रूरल एरियाज़ की बात करें यानी ग्रामीण इलाकों की, तो वहाँ पे लिटरेसी रेट रहा पूरे भारत का 73.5%। और शहरी क्षेत्रों की बात करें अर्बन एरियाज़ की, तो पूरे इंडिया का लिटरेसी रेट है अर्बन एरियाज़ में 87.7%। वहीं हर स्टेट में जो मेल हैं तो मेल का लिटरेसी रेट ज़्यादा रहा फीमेल लिटरेसी रेट से। और केरला जिसने टॉप किया है तो वहाँ पे जो मेल का लिटरेसी रेट है वो है 97.4% और जो फीमेल का लिटरेसी रेट है वो है 95.2%। और केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी विल द फर्स्ट एवर कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट बी सेटअप विद द हेल्प ऑफ कनाडा। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कनाडा की मदद से सर्वप्रथम कैनबिस मेडिसिन परियोजना स्थापित की जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा और इसे सेटअप किया जा रहा है कनाडा की मदद से। और ये किसी भी दूसरे देश के द्वारा यूनियन टेरिटरी में किया गया पहला इन्वेस्टमेंट है भारत में। तो जो जम्मू और कश्मीर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन संस्था है वहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेटअप किया जाएगा। और इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर देश में पहला बन जाएगा जहाँ पे कैनबिस प्लांट से मेडिसिन डेवलप की जाएगी। कैनबिस प्लांट आप देख सकते हैं, इसे हिंदी में भी गांजा बोलते हैं। तो इसका मेनली यूज़ नशे के लिए होता है भारत में ज़्यादातर, लेकिन इससे ड्रग्स भी बनाई जाती हैं और कुछ ड्रग्स के लिए ये लीगलाइज है इंडिया में भी। तो इसी प्लांट का यूज़ करके अब मेडिसिन डेवलप की जाएंगी जम्मू और कश्मीर में। तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम रिपोर्ट और वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 2.83% लोग जो हैं जिनकी एज 10 से 75 साल है वो कैनबिस प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं। और भारत में जो कैनबिस है वो सबसे सस्ता है, इसकी प्राइस है इंडिया में $0.1 पर ग्राम। तो बात हुई है जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 में यूनियन टेरिटरी का स्टेटस मिला और यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे जीसी मुर्मू जी, जो कि अभी भारत के 14वें सीएजी के तौर पे नियुक्त हो गए हैं। और उनकी जगह नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा, और ये रिसेंट में ही अपॉइंटमेंट हुआ है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों नाम जीसी मुर्मू जी का और मनोज सिन्हा जी का। उसके बाद जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है, विंटर कैपिटल है जम्मू और समर कैपिटल है श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज्ड ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स।
किस अधिनियम के तहत भारत सरकार ने विज्ञापनों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने विज्ञापनों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में। तो ये गाइडलाइंस बनाई गई हैं सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के द्वारा और ये गाइडलाइंस बनाए गए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंडर में। और ये गाइडलाइंस को जारी किया गया है ताकि जो कंज्यूमर ग्राहक हैं तो जो उनको एडवर्टाइजमेंट दिखाए जाते हैं तो पूरे फेयर तरीके से दिखाए जाएँ, कोई भी उनमें छुपी चीज़ें न रहें, उन्हें बेवकूफ़ ना बनाया जाए। तो इसके लिए कुछ जो मेन पॉइंट कवर किए गए वो थे कि कोई भी सेलिब्रिटी अगर किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करता है अपने ब्लॉग पोस्ट या ट्वीट के द्वारा, तो या तो उनके पास पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो ही उसका एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, या फिर उनके पास उस प्रोडक्ट को खुद से यूज़ किया गया एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब अगर उन्होंने खुद से उस प्रोडक्ट को यूज़ किया है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ही उसका वो एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ बताया गया कि जो एडवर्टाइजमेंट में कोई भी चीज़ लिखी रहती है, आपने देखा होगा काफ़ी छोटे छोटे फ़ॉन्ट्स में लिखा रहता है, तो उसे भी अब मिसलीडिंग माना जाएगा। तो इसलिए अब जो फ़ॉन्ट्स होंगे उनको इतना तो करना ही पड़ेगा उनका साइज़ कि आसानी से पढ़ने में आ जाए कंज्यूमर के, और उनकी लैंग्वेज भी सेम होनी चाहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट में बोली जाती है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी डिस्क्लेमर जैसे रहता है एडवर्टाइजमेंट में, तो अगर वो वॉइस ओवर के थ्रू प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो मतलब सिंक में रहना चाहिए, उसकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए ताकि आम लोगों को समझ में आए। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी एडवर्टाइजमेंट होता है उसका डिस्क्लेमर काफ़ी तेज़ी से पढ़ दिया जाता है, समझ में नहीं आता क्या बोला गया, तो वो चीज़ भी अब मिसलीडिंग मानी जाएगी, तो उसे भी अब हटा दिया गया है। अब जो डिस्क्लेमर है उसको पूरे सिंक के साथ, यानी इतना स्पीड में पढ़ना पड़ेगा कि सामने वाले को समझ में आए। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है इसे 2020 में बनाया गया था अंडर सेक्शन 10A जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर में, और इसे बनाया गया था इस अथॉरिटी को ताकि जो कंज्यूमर हैं उनकी राइट्स को ये प्रोटेक्ट करे, और अगर उनके साथ ट्रेड में कोई भी धोखाधड़ी हो रही है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या उनको मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट के कारण उनको धोखा दिया जा रहा है, तो उन सब चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया। और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है इसे अभी हाल ही में जुलाई 2020 में लागू किया है। ओके, इसने रिप्लेस किया है जो पुराना कंज्यूमर एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को हटा के अब नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है जुलाई 2020 से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाउंडेशन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड इंडो रशियन यंग स्कॉलर इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। किस फाउंडेशन ने इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में यूरेशियन फाउंडेशन ने ऑर्गेनाइज कराया है इंडो रशियन यंग स्कॉलर्स इंटरनेशनल ई कॉन्फ्रेंस 2020। तो जो भारत की यूरेशियन फाउंडेशन है इसने इसी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया है, और इसके साथ साथ ही जो मॉस्को की इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल स्टडीज़ है इसने भी पार्टनरशिप की इसमें। उसके साथ ही न्यू दिल्ली में जो रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर है उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया इसके ऑर्गेनाइजेशन में, और ये ई कॉन्फ्रेंस चली 3 से 5 सितंबर तक, और इसको मेनली ऑर्गेनाइज कराया गया था टू मार्क जो रसिया और इंडिया का जो 20 साल का पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। साथ ही जो रसिया का विक्ट्री डे है उसके 75 साल पूरे होने की खुशी में से ऑर्गेनाइज कराया गया था। और यहाँ पे जो इंडिया के और रशिया के यंग माइंड्स हैं यानी इनोवेटर्स हैं, तो सब कोशिश की गई कि सबको एक ही मंच पे लाया जाए और उनके थॉट्स सुने जाएं कि किस तरह से ये जो बायलैटरल रिलेशनशिप है भारत और रशिया के बीच में, तो किस तरह से उसको और भी मजबूती प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ विच बैंक असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन हैज़ साइंड MOU टू हेल्प द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। असम राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने किस बैंक के साथ स्वयं सहायता समूहों की मदद करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन ने नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ MOU साइन किया है ताकि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वहाँ के उनको बैंकिंग सर्विसेज के अंडर में लाया जा सके। तो अभी हाल ही में जो असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड्स मिशन है यानी ASRLM, इन्होंने साइन किया है MOU नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ताकि जो वहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और प्रोड्यूसर ग्रुप्स हैं और छोटी मोटी इंटरप्राइजेज़ हैं, तो उन सभी को लगभग 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन अकॉर्डिंग टू प्रपोज़ल उनको प्रोवाइड कराया जाएगा इस बैंक के द्वारा। और उनको छोटे मोटे काम करने में, छोटा अगर वो कुछ अपना बिजनेस करना चाहते हैं ग्रुप, या कोई और भी काम जो वो खुद से शुरू करना चाहते हैं नया,
तो उनको 1 लाख से लेके 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। तो मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है यूनिसेफ विल लीड द ग्लोबल प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाई ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। यूनिसेफ कोविड-19 वैक्सीन की वैश्विक खरीद और आपूर्ति का नेतृत्व करेगा। तो यूनिसेफ ने डिसाइड किया है कि जो सप्लाई होगा और जो खरीदारी होगी उस दवाई की, तो उसको लीड करेगा यूनिसेफ, ताकि जो दवाई है वो सारी कंट्रीज़ में, चाहे छोटी कंट्री हो या बड़ी कंट्री हो, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। नेक्स्ट है अटल इनोवेशन मिशन पार्टनर्ड विथ फ्रेशवर्क्स INC टू एम्पावर स्टार्टअप्स एंड इनोवेटर्स। तो जो स्टार्टअप हैं और इनोवेटर हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन है, उसने अभी हाल ही में फ्रेशवर्क्स INC के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट है ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर जिरी मेंजेल पास्ड अवे एट 82। ऑस्कर विजेता निर्देशक जिरी मेंजेल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया और इन्हें ऑस्कर मिला था 1968 में। ओके, 1968 में इनकी मूवी को ऑस्कर मिला था और इनकी मूवी का नाम था क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स। ओके, क्लोजली वॉच्ड ट्रेन्स। तो क्लोजली वॉच ट्रेन्स को अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म में 1968 में ऑस्कर दिया गया था। नेक्स्ट है रामचंद्र गुहा हैज़ ऑथर्ड द बुक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। रामचंद्र गुहा ने द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक लिखी। और लास्ट है अकॉर्डिंग टू अर्न्स्ट एंड यंग रिपोर्ट इंडियाज़ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कैन ग्रो टू $24.1 बिलियन इन 5 ईयर्स। अर्न्स्ट और यंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जो कृषि प्रौद्योगिकी है वो 5 वर्षों में $24.1 बिलियन तक बढ़ सकती है। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या रहा। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था विच कंट्री हैज़ एक्सटेंडेड इमरजेंसी लोन ऑफ 3500 करोड़ रुपीज़ फॉर इंडिया टू फाइट कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस देश ने भारत को 3500 करोड़ रुपए का आपातकालीन ऋण दिया है। तो इसका राइट आंसर है जापान। ओके, जापान ने अभी हाल ही में भारत को 3500 करोड़ रुपए का इमरजेंसी लोन दिया है ताकि जो भारत है वो कोविड-19 पैंडेमिक से अच्छे से लड़ सके। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।